नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत तुलनात्मक विश्व संविधान पर हमारा सेशन चल रहा था और इसमें इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए एक और नए टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम है स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्विट्जरलैंड में जिस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है, उस पर हम चर्चा करेंगे बेसिकली, और जानने का प्रयास करेंगे कि स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं हैं, उनके महत्व क्या रहे हैं, और इसके अलावा कौन कौन से वहां पर राजनीतिक दल सक्रिय हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सारी चर्चा जो है आज के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपका टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होने वाला ही है, साथ ही साथ में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, या कहें कि जीके के लिए भी आपका ये टॉपिक जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बीए फर्स्ट सेकंड तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की लिंक आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दी गई है। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो प्रज्ञान हिंदी जो नया यूट्यूब चैनल है विजिट करना चाहिए आप लोगों को। वहां पर करंट अफेयर की नई क्लासेस मैंने अभी शुरू की है और टॉप 5000 वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में 4000 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो 1000 क्वेश्चन और इसमें कंटिन्यू करना है, अलग तो 5000 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डिटेल क्लासेस के रूप में हिस्ट्री को लेकर के कहीं कि जितने भी जीएस वाले पोर्शन के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट में इसी प्लेटफॉर्म पर मतलब प्रज्ञान हिंदी पर आपको पढ़ाने वाला हूं नोट्स के साथ में, और सब कुछ निःशुल्क रहेगा, कोई चार्जेबल नहीं है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली अपने सेशन में। ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही थी और अभी आज के सेशन के साथ ही जो है एक सेशन और बचेगा, थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो थर्ड यूनिट का जो है स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था वाला कॉन्सेप्ट आज लेने वाले हैं। कल हम लेंगे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इसी के साथ में आपका ये यूनिट थर्ड जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट फोर में जो है परसों से मूव करेंगे। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट में जरा बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो टेबल ऑफ कंटेंट एकदम इजी वे में है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बात करेंगे राजनीतिक दलों की विशेषताओं पर। जी हाँ, राजनीतिक दलों की विशेषताओं पर कि स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल हैं उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, इसकी विशेषता जैसा कि यहाँ का शासन व्यवस्था एकदम हटके है दुनिया के अन्य संविधानों से या अन्य शासन व्यवस्थाओं से, उसी प्रकार से यहाँ के राजनीतिक दलों की भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दुनिया के अन्य संविधान दुनिया के अन्य राजनीतिक दलों से मैच नहीं होती है। ठीक है, तो उन्हीं विशेषताओं को यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में बात करेंगे स्विट्जरलैंड में दलों के संगठन पर। ठीक है, इनका संगठन किस प्रकार से हुआ है। और पॉइंट नंबर थर्ड में हम यहाँ के राजनीतिक दलों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख रहा है। 7 प्रकार के यहाँ पे राजनीतिक दल हैं, उन 7 प्रकारों पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके, अगर स्लो पढ़ेंगे ना तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे ताकि आपको कंटेंट भी प्राप्त हो जाए, टॉपिक भी समझ जाए। ध्यान से सुनते चलिएगा, सारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, निश्चित रहे, बिल्कुल है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या है। दोस्तों यहां पर विशेषताओं को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट में आपको देने जा रहा हूं। कई सारी विशेषताएं हैं हालांकि, लेकिन जो प्रमुख रूप से है ना, जो उत्तरदायी है स्विट्जरलैंड के संविधान के लिए या स्विट्जरलैंड के राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो राजनीतिक दलों को एक विशेष स्थिति प्रदान करती है दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें इन विशेषताओं के अंतर्गत, तो सबसे पहली विशेषता है इसकी कि राजनीतिक दलों का आधार क्या है। राजनीतिक दलों का आधार, तो स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल हैं उनका आधार क्या है, कैंटन। कैंटन दैट मींस कि राज्य है, ना कि केंद्र मतलब संघ। ठीक है, तो राजनीतिक दलों का आधार क्या है, कैंटन है, संघ नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जितने भी चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते। ये बात विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, ये कैंटन के आधार पर होते हैं, कैंटन के स्तर पर होते हैं। तो सोच के देखिए, अगर कोई राजनीतिक पार्टी है अगर केंद्र को फोकस करके चलेगी तो उसे क्या हासिल होगा, जबकि जो चुनाव होते हैं चुनाव का आधार ही राज्य होते हैं। तो राज्य के आधार पर यदि वो पार्टी डेवलप होती है या अपने सिद्धांतों का डेवलपमेंट करती है, विकास करती है, तो संभवतः उसको जीत हासिल होगी। समझ पा रहे ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है इनका आधार जो है क्या है, कैंटन है, ना कि संघ है। ठीक है, इसके 2 विशेष कारण हैं। कौन कौन से विशेष कारण जरा सुनिए। इसके यहां के राजनीतिक दलों का आधार कैंटन होने के पीछे 2 कारण उत्तरदायी है, जिनमें पहला कारण तो है कि जो साधारण जनता है यहाँ की जो साधारण जनता है, इनके भाग्य का निर्धारण स्थानीय मुद्दों की राजनीति से होता है, ना कि संघीय नीतियों से। पहला कारण, जिस कारण से यहां के दल कैंटन पर आधारित होते हैं, संघ पर नहीं। क्या कारण है
कि यहाँ की जो आम जनता होती है ना, आम जनता की भलाई या आम जनता के भाग्य का निर्माण या आम जनता का भविष्य जो निर्धारित होता है वो स्थानीय मुद्दों से होता है, ना कि संघ की नीति से। क्लियर हो पा रहा है? जैसे यदि आप इसकी तुलना भारतीय राजनीति से करते हो तो एकदम पृथक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो केंद्र की जो नीतियां लागू होती है उनको भी उसी प्रकार से यहां पर अपनाया जाता है जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई नीतियों को, है ना। तो यहां पर संपूर्ण देश का विकास केंद्र पर आधारित होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि यहां की साधारण जनता का विकास जो है वहां के स्थानीय सरकार के माध्यम से या स्थानीय मुद्दों को बढ़ाने से होता है, ना कि संघ के द्वारा या केंद्र के द्वारा बनाई गई नीतियों से। एक कारण तो यह हो गया, इसी कारण से यहाँ के राजनीतिक दल कैंटन पर आधारित है, ना कि संघ पर। दूसरा रीजन है कि दलों के निर्माण और संगठन का जो आधार होता है वो प्राथमिक रूप से स्थानीय होता है, स्थानीय प्रश्न पर होता है। समझिएगा, स्थानीय प्रश्न को लेकर के ही वहां पर एक राजनीतिक दल डेवलप, जैसे जब भी कोई राजनीतिक दल बनता है, अगर भारत में कोई राजनीतिक दल बनता है तो वो केंद्र की स्थिति को मतलब संपूर्ण भारत को ध्यान में रखते हुए बनेगा, है ना। उसका कोई सिद्धांत लेगा, कोई नीति निर्धारित करेगा अपने दल की, तो वो नीतियां जो है संपूर्ण भारत को फोकस करते हुए रहेगी। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में केंद्र को आधार मानकर नहीं, बल्कि उस स्थान विशेष को आधार मानकर के किसी राजनीतिक दल का निर्माण होता है। मतलब एक स्थानीय मुद्दों को, एक विशेष स्थान के मुद्दों को हल करने के लिए वहां से उसी स्थान से जो है कोई राजनीतिक दल खड़ा हो जाता है। तो इसलिए भी यहाँ के राजनीतिक दल किस पर आधारित होते हैं? कैंटन पर आधारित होते हैं, उस राज्य विशेष पर आधारित होते हैं, ना कि संघ पर आधारित होते हैं। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय चुनाव जो है, राष्ट्रीय चुनाव नहीं होते, बल्कि कैंटन के आधार पर चुनाव होते हैं। स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली कार्य करती है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में ऐसा भी नहीं है, जैसे भारत में अगर आप कंपेयर करते हो तो भारत में क्या देखने को मिलता है भाई, जो राजनीतिक दल बहुमत में आ जाएगा वो केंद्र में जाकर अपनी सरकार बना देगा, यही होता है ना। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में एक समय में ही 2 या 2 से ज्यादा राजनीतिक दलों की सरकार हो सकती है। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही है, और पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं, पिछली क्लासेस में आपको बता भी चुका हूं कि किस तरह से स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका चलती है, किस प्रकार स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका कार्य करती है ना। तो वहां पर जो है कोई एक राजनीतिक दल का बहुमत नहीं होता है, बल्कि एक से ज्यादा राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाते हैं। क्लियर है? इसीलिए कहा गया है कि बहुदलीय प्रणाली यहां पर कार्य करती है। तो यहां पर कोई भी राजनीतिक दल ये सोच ही नहीं सकता कि केंद्र के आधार पर हम दल का निर्माण करें और केंद्र के आधार पर चुनाव लड़ें और केंद्र के आधार पर जीत करके सिर्फ एक ही दल की सरकार बनाए, ये संभव ही नहीं है। तो ये 2 रीजन मैंने बताए हैं। पहला रीजन कि साधारण जनता के जो मुद्दे होते हैं वो उसके स्थानीय विषय से जुड़े हुए होने के कारण उस दल का, उस राजनीतिक दल का आधार वहां का राज्य, वहां का स्थान विशेष होगा। दूसरा कारण बताया मैंने कि दलों का निर्माण और जो संगठन होता है वो उस स्थान विशेष के अंतर्गत होता है, ना कि केंद्र के आधार पर। ये 2 विशेष रीजन है जिसमें राजनीतिक दलों का आधार कैंटन होता है, ना कि संघ। दूसरी विशेषता की बात करें तो स्विट्जरलैंड में अमेरिका या दूसरे जो यूरोपीय देश है उनके जैसी विषम और कटु दलबंदी नहीं होती है, दलबंदी नहीं होती है, विषम और कटु दलबंदी। जैसे देखा ना आपने, आप जब भी न्यूज चैनल को खोलोगे, किसी भी न्यूज चैनल को खोल लीजिए, दिन में 2-4 बार तो आपको न्यूज देखने को मिल ही जाएगी कि उस पार्टी ने उस पार्टी के फलाने व्यक्ति पर कटाक्ष किया है, आलोचना की है ना, तंज कसा है। तो ये क्यों होता है? हमेशा एक पार्टी दूसरे पार्टी की हमेशा टांग खींचने पर लगी रहती है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों में देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां के राजनीतिक दल स्थानीय विशेष से होते हैं। तो एक स्थान से एक राजनीतिक दल, इस प्रकार से वो एक दूसरे के सामने आ ही नहीं पाते हैं। और चूंकि यदि अगर वहां पर चुनाव जो है या इलेक्शन जो होते हैं वो अगर केंद्र स्तर के होते तो संभवतः सारे दल आपस में टकराते, लेकिन वहां केंद्र स्तर पर कोई चुनाव होते ही नहीं है, वहां तो स्थानीय स्तर पर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहा गया कि कटु दलबंदी भारत, अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों जैसी कटु दलबंदी नहीं होती है। दलगत भावना का अभाव स्विस दल पद्धति की एक सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। क्लियर है? इसके अलावा अन्य विशेषताओं में अगर देखें तो स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों को संघ तथा कैंटनों में के संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है। अब ये विशेषता तो भारत के संविधान में भी है, ये विशेषता अमेरिका के संविधान में भी देखने को मिलेगी कि संविधान में, अब चूंकि भारत में तो एक ही संविधान है, लेकिन स्विट्जरलैंड में 2 संविधान होते हैं, एक राज्य का, एक केंद्र का।
है ना। हर राज्य का अपना अपना संविधान है और केंद्र का अपना संविधान है, लेकिन वहां ना तो केंद्र के संविधान में कोई स्थान दिया गया है वहां के राजनीतिक दलों को, और ना ही राज्यों के संविधान में कोई स्थान दिया गया है। समय के साथ साथ ही उनका विकास हुआ है, समय के साथ या कहें कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उन दलों का विकास हुआ है। किसी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो उस क्षेत्र से कोई राजनीतिक दल खड़ा हो गया और वो अपने क्षेत्र के हक के लिए लड़ने लग गया, बस बन गया राजनीतिक दल। बात समझ आई। तो इस प्रकार से समय के साथ साथ उस राजनीतिक दलों का विकास हुआ है। जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया तब से इन दलों को अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में स्थान मिला है, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज भी प्रत्यक्ष रूप से स्विट्जरलैंड के संविधान में, किसी भी संविधान में राजनीतिक दलों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। क्लियर है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जो हम भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाते हैं, जो हम भारत में राज्यसभा के सदस्यों के इलेक्शन के लिए अपनाते हैं, वही प्रणाली यहां पर जो है इन दलों के निर्वाचन के लिए अपनाई जाती है। ठीक है। तो इस प्रणाली को जब से अपनाया गया तब से जाकर के संविधान में दलों को अप्रत्यक्ष रूप से स्थान मिला है, प्रत्यक्ष रूप से आज भी नहीं मिला है। अन्य विशेषताओं की यदि बात करें तो स्विट्जरलैंड में विभिन्न दलों में पारस्परिक सहयोग एवं समझौते की भावनाएं विद्यमान होती है। अब होगी ना, सोच के देखिए ना कि जब केंद्र स्तर पर एक ही स्थान के लिए, एक ही सीट के लिए जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़ती है तो आपस में टकराव होता है। लेकिन यहां तो ऐसा है ही नहीं, स्विट्जरलैंड में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनाव होता ही नहीं है, अपने क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर जब चुनाव होंगे तो आपस में पार्टियां टकराएंगी ही नहीं। इसीलिए उन पार्टियों में, जो पार्टियां होती है राजनीतिक पार्टियां, उनमें सहयोग और समझौते की भावनाएं होती है, आपस में मिलकर के कार्य करने की भावना उनके अंदर होती है। वे विरोध और वैमनस्य की भावना से कार्य नहीं करते। संघीय परिषद, संघीय सभा में सभी दलों के प्रतिनिधियों में स्पष्टता यही भावना पाई जाती है। क्लियर है। तो संसद के दोनों सदनों में, जिसको संघीय परिषद और संघीय सभा कहते हैं, दोनों में ही जो है दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर के अपने सरकार को संचालित करती है। दोनों में वहां पर प्रतिरोध नहीं पाया जाता, बल्कि सहयोग की भावना देखने को मिलती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में भाषा, जाति और धर्म की विभिन्नताएं तो विद्यमान है। स्विट्जरलैंड में भाषा के आधार पर देखें, जाति या धर्म के आधार पर देखें तो विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों का जो संगठन है, जैसे अनुदार राजनीतिक दल, कैथोलिक दल, है ना, इन दो को छोड़ दिया जाए, अनुदार और कैथोलिक दल को छोड़ दिया जाए, तो इनमें से किसी आधार पर ना होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर इनका विकास हुआ है। कहने का अर्थ है कि स्विट्जरलैंड में जितने भी राजनीतिक दल आए हैं, उन राजनीतिक दल, सिर्फ दो दल छोड़ दीजिएगा, अनुदार और कैथोलिक दल को, इन दो दलों को छोड़ दे तो बाकी के सभी दलों का जो निर्माण हुआ है, संगठन हुआ है, वो किसी भाषा के आधार पर नहीं हुआ, वो किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि उनका निर्माण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। उस क्षेत्र की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उस क्षेत्र की आर्थिक या राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन दलों का निर्माण हुआ है, ना कि किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए, ना किसी जाति या किसी एक विशेष भाषा वाले लोगों के लिए। क्लियर है। उम्मीद करता हूं पांचों पॉइंट विशेषताओं वाले आपको कंप्लीट हुआ होंगे। क्लियर है। तो स्विस जनता पर चुनाव में जितना व्यय होता है, एक नोट है, पढ़िए इसको, स्विस जनता पर चुनाव में जितना कम व्यय होता है उतना शायद किसी देश में नहीं होता होगा। सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता स्विट्जरलैंड में जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कहें तो विश्व के, दुनिया के सभी देशों में जहां पर भी इलेक्शन हो रहे हैं ना, दुनिया के सभी देशों में सबसे कम खर्च होता है यहां पर चुनावों में, इलेक्शन में। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की भूमिका उतनी महत्व की नहीं जैसी कि अन्य प्रजातांत्रिक देशों में होती है। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं स्विट्जरलैंड में दलों का संगठन। स्विट्जरलैंड में दलों का संगठन, दोस्तों एक और है, करंट अफेयर का फैक्ट है, हालांकि कल मॉर्निंग में क्लास होगी उस पर। कल ही भारत में वन नेशन वन इलेक्शन जो है पास हो चुका है, काफी दिनों से प्रस्तावित था और समथिंग 2015 से ये मुद्दा चल रहा था, लेकिन कल आखिरकार वो पास हो चुका है। तो अब भारत में भी कुछ इसी प्रकार की दलीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, कुछ दलों में परिवर्तन आएंगे और कुछ जो है अब चुनाव इलेक्शन की जो प्रणाली है, हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं तो वो थोड़ा ध्यान से इलेक्शन वाले मुद्दे को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा,
ठीक है, वो किस आधार पर अब चुनाव होंगे, किस प्रकार से इसको मर्ज किया जाएगा और कहां कहां पर संविधान में संशोधन किया जाएगा, वो सारे फैक्ट जो है आपको पढ़ने होंगे। हालांकि करंट अफेयर के सेशन में मैं आपको सभी फैक्टों से रूबरू करवाऊंगा कि कहां कहां संविधान में परिवर्तन होना तय है, कहां कहां संविधान परिवर्तन करना पड़ेगा, जब इसकी डेट क्या हो सकती है ना। हो सकता है लोकसभा चुनाव के साथ ही भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव तय कर दिए जाए, लेकिन उस समय तक किसी विधानसभा का कार्यकाल जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, किसी का कंप्लीट हो चुका होगा और कार्यकाल आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें जिनमें परिवर्तन करना होगा, तो उन सब पर आपको ध्यान देना होगा, विशेष रूप से कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों को बोल रहा हूं मैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड में दलों का संगठन किस आधार पर होता है संगठन, जरा सुनिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। स्विट्जरलैंड में ब्रिटेन, अमेरिका आदि की तुलना में राजनीतिक दलों के संगठन अत्यधिक अव्यवस्थित हैं। क्या है? अव्यवस्थित है। जैसा कि इससे पहले वाले प्रश्न में ही आप समझ चुके हैं कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में दिया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड में ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में राजनीतिक दलों का जो संगठन है वो बहुत ज्यादा अव्यवस्थित होता है। यहां तक कि कैंटनों के दल भी संघीय दलों के अधीन नहीं होते। याद रखिएगा, कैंटनों के मतलब राज्यों के जो दल होते हैं वो संघीय दलों के अधीन नहीं होते। स्विस मतदाता जो है, जो चुनाव है ना, मतदाता दलों की अपेक्षा उम्मीदवारों के व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर पार्टी के निशान, चुनाव चिन्ह से ही वोट डल जाते हैं, है ना। कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, कौन कार्य करेगा नहीं करेगा, कोई मैटर नहीं करता आज भारत में। सिर्फ इलेक्शन जो भी हो, जिस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है उस चुनाव चिन्ह को देख करके ही आज के हमारे भारतीय मतदाता वोट डाल देते हैं। ठीक है, कोई मायने नहीं रखता कि आगे काम होगा नहीं होगा, कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ चुनाव चिन्ह ही मैटर करता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर जो राजनीतिक दलों को महत्व ना दिया जाता है, बल्कि वहां पर जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसको विशेष महत्व दिया जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये स्थानीय प्रश्न से संबंधित होते हैं, उस स्थान विशेष से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? तो अनेक सदस्य संघीय सभा में चुने जाने के बाद ये निश्चय करते हैं कि वे किस दल में रहे, परंतु फिर भी आधुनिक समय में दलों के संगठन में कुछ दृढ़ता और नियमितता आने लगी है। समय के साथ बदलाव होने लगा है, लेकिन इससे पहले तो ये कहें कि पूर्णता तो आज भी वहां के राजनीतिक दल व्यवस्थित नहीं है। कोई व्यक्ति निर्दलीय भी खड़ा होकर के और चुनाव जीत करके किसी भी पार्टी में बाद में शामिल हो जाता है, ये प्रथा वहां पर चल रही है। तो इस प्रकार से वहां का संगठन, इसके अलावा संगठन या ढांचे की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से प्रत्येक दल के 3 अंग होते हैं। प्रत्येक दल के 3 अंग होते हैं, चाहे दल कोई सा भी हो उसके 3 अंग होंगे। जैसे एक होगा डाइट, दूसरा केंद्रीय समिति और तीसरा कार्यकारिणी समिति। प्रत्येक दल में ये 3 समितियां पाई जाती है, इसके 3 अंग होते ही होते हैं। बात करें डाइट की, तो डाइट दल की सर्वोच्च सभा होती है, यह सर्वोच्च अंग होता है। डाइट दल की सर्वोच्च सभा होती है। ठीक है, इसकी बैठक वर्ष में एक बार की जाती है। केंद्रीय समिति की बात करें तो केंद्रीय समिति दल की कार्यकारिणी समिति होती है। क्या होती है? कार्यकारिणी समिति, जिसका निर्वाचन प्रत्येक वर्ष डाइट के द्वारा होता है और दल के प्रमुख अधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष आदि शामिल होते हैं। क्लियर है? तो केंद्रीय समिति और कार्यकारिणी समिति दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से केंद्रीय समिति और कार्यकारिणी समिति दोनों लगभग एक ही होती है। तो कहने का अर्थ यहां पर है कि इनके संगठन में विशेष रूप से याद रखिएगा 3 अंगों में डाइट का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जो डाइट दल की सर्वोच्च सभा होती है, किसी भी राजनीतिक दल की सर्वोच्च सभा होती है, उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है और उसी के दिशा निर्देश के अनुसार ही केंद्र समिति और कार्यकारिणी समिति अपना कार्य करती है और इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए अब हम जरा बात करते हैं यहां के प्रमुख राजनीतिक दलों की। यहां पर प्रमुख रूप से 7 राजनीतिक दल पाए गए हैं, विशेष रूप से पाए जाते हैं। वैसे तो क्षेत्रीय स्तर पर और भी कई सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन जो चर्चा में है वो 7 राजनीतिक दल है जिन पर हम थोड़ा सा अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ भी आए और कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में लिखने के लिए मिल भी जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैथोलिक दल की। क्या नाम है? कैथोलिक दल, कैथोलिक पार्टी। अगर हम कहें कि स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों में सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है तो बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा।
और ये कैथोलिक दल जो है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये कैथोलिक जो धर्म है उसको या उसका समर्थन करने वाली पार्टी है। तो ये भी कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल उसी के नाम पर जो है इस पार्टी का निर्माण किया गया। क्लियर है? तो इस दल को कैथोलिक अनुदार या रूढ़िवादी दल के नाम से भी जाना जाता है, रूढ़िवादी दल के नाम से भी जाना जाता है। यह स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख दल है। ग्रामीण कैंटनों में कैथोलिक चर्च के प्रभाव को स्थिर रखने के लिए यह दल कैंटनों के अधिकारों का समर्थन करता है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा इसमें। एक तो ये रूढ़िवादी दल है और नाम से ही कैथोलिक दल, ठीक है। अब जैसा कि इससे पहले जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि यहाँ के जो राजनीतिक दल है वो स्थानीय प्रश्न पर खड़े होते हैं, स्थानीय रूप से उनका संगठन होता है, ठीक है। तो इसका स्थानीय प्रश्न क्या था? धर्म, कैथोलिक धर्म, चर्च की सुरक्षा, चर्च के अधिकारों की सुरक्षा करना। बात समझ आई? ताकि चर्च का प्रभाव हमेशा बना रहे। क्लियर है? तो इसीलिए इसको एक रूढ़िवादी दल के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहां का प्रमुख दल होते हुए ग्रामीण कैंटनों में जो ग्रामीण राज्य है स्विट्जरलैंड के, वहां पर कैथोलिक चर्च के प्रभाव को स्थिर रखने का समर्थन करता है। दल का विश्वास है कि सामाजिक समर्थन और अनुशासन तभी संभव है जब धर्म और शिक्षा का प्रसार हो। ध्यान सुनिएगा, क्या कहा उसने कि किसी देश में या कहें कि स्विट्जरलैंड में दल का विश्वास ये है, मतलब कि कैथोलिक दल का इस बात में विश्वास करता है कि यहाँ का सामाजिक समर्थन यदि आप चाहते हो, जनता का समर्थन यदि आप चाहते हो, वो जनता में यदि आप चाहते हो कि अनुशासन हो, तो ये तभी संभव हो सकता है जब आप यहाँ पर शिक्षा और धर्म का प्रसार करें। और दूसरी बात, ये शिक्षा और धर्म की जो बागडोर होगी, उत्तरदायित्व होगा, वो आप चर्च को सौंप दे। किसको? चर्च को सौंप दे, है ना। इस दल की नीति का मूल रूढ़िवादिता है। क्या है? रूढ़िवादिता। तो कुल मिलाकर के कंप्लीटली यदि हम एक लाइन में कहें तो कैथोलिक धर्म चर्च के अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में सेकंड जो राजनीतिक दलों की भूमिका में आते हैं वो है क्रांतिकारी दल। क्या है? क्रांतिकारी दल। आइए इसके बारे में जरा समझने का प्रयास करते हैं। 1882 में दरअसल जब उदारवादी दल का विभाजन हुआ, तो उसी उदारवादी दल के विभाजन होने के बाद में एक शाखा जो बनी वो क्रांतिकारी दल के रूप में स्थापित हुई। ये दल कैथोलिक और समाजवादी दल दोनों का समर्थन करता। ध्यान सुनिएगा, ये जो क्रांतिकारी दल है ना, अब चूंकि समाजवादी दल से उदारवादी दल से अलग होकर बना था, इसकी जो विचारधारा है वो कैथोलिक जो पार्टी है, कैथोलिक दल है, उसके विचारों का भी समर्थन करता है, साथ ही साथ में समाजवादी दलों का भी समर्थन करता है। जबकि कैथोलिक और समाजवादी दल दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इन दोनों के ही सिद्धांतों को यह मानता है, इनका समर्थन करता है, लेकिन पूर्ण समर्थन नहीं करता। ये याद रखिएगा, पूर्ण समर्थन नहीं करता है। अतः यह दल जो है न तो अत्यधिक अनुदार है और न अत्यधिक प्रगतिशील है। अनुदार बोले तो कैथोलिक, ठीक है, और प्रगतिशील दैट मीन्स समाजवादी। तो ये बीच की स्थिति को स्वीकार करता है। यह मध्यम मार्गी दल है। क्या है? मध्यम मार्गी दल है। यह दल संघ सरकार की शक्ति में तो विश्वास करता है, लेकिन कैंटनों के अधिकारों को कम करने के पक्ष में भी नहीं है। बात समझिएगा, बड़ा अजीबोगरीब मान्यता पर चलता है क्रांतिकारी दल। क्रांतिकारी दल किसी को रुष्ट भी नहीं करता, किसी को नाराज भी नहीं करता है और अपना बीच में से रास्ता बनाकर निकल जाता है। ठीक है, उदारवादी दल के लोग आते हैं, कैथोलिक दल के लोग आते हैं तो ठीक है भैया हम आपको समर्थन देते हैं। समाजवादी दल के लोग आएंगे तो उनको भी समर्थन देगा, ठीक है, लेकिन अपना बीच में से रास्ता निकाल ले जाएगा, पूर्ण समर्थन किसी को नहीं देगा। साथ में वो ये भी बात करता है कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां होना चाहिए, बिल्कुल हम इस बात का भी समर्थन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कैंटनों के अधिकारों को छीन ले। समझिएगा यहां पर। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद में एक सॉरी यार, नेक्स्ट दल की बात करें, अगले दल की, राजनीतिक दल की, तो अगला राजनीतिक दल है आपका समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ये किससे अलग हुआ तो जरा सुनिए।
1890 ईस्वी में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना की गई थी। यह दल स्विट्जरलैंड के 3 प्रमुख दलों में से एक है। स्विट्जरलैंड के जो 3 प्रमुख दल है, स्विट्जरलैंड में देखिए हर देश में यही होता है, दल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्य रूप से भूमिका या कहें कि महत्व जो है ना कुछ ही दलों को प्राप्त होता है। जैसे भारत में अगर आप देख लोगे तो विशेष रूप से बीजेपी और कांग्रेस 2 दलों को विशेष मान्यता प्राप्त है ना, 2 ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो फिर जो है आपका समाजवाद केजरीवाल साहब की है ना पार्टी आ जाएगी। तो दिमाग से यार कुछ भी स्लिप हो जाता है कभी भी ठीक है, तो इसी तरह से हर देश की यही कहानी है। दल तो बहुत सारे, अब जैसे भारत में दलों की कमी है क्या? दल बहुत सारे हैं लेकिन एक समय में कुछ ही दलों को महत्व ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, तो कांग्रेस बीजेपी, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी वगैरह है। तो इसके बाद में और भी ऐसे नहीं कि दल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर आप महत्व की बात करोगे ऑल ओवर कंट्री में तो वहां पर कुछ ही दलों को ज्यादा महत्व होता है, बाकी दल बहुत सारे होते हैं। और यही स्थिति यहाँ पर स्विट्जरलैंड में भी देखी गई है। तो यहाँ पर जब बात करें तो 3 यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दल है जिनको विशेष महत्व प्राप्त है यहाँ पर। उनमें से एक आपका समाजवादी प्रजातांत्रिक दल भी आ जाता है। ये दल सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण चाहता है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। जबकि जो आपका कैथोलिक दल था, कैथोलिक राजनीतिक पार्टी थी ना, वो राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है, वो विकेंद्रीकरण की बात करता है। भाई विकेंद्रीकरण कीजिए, है ना, विकेंद्रीकरण कीजिए, कैंटनों को अधिकार दीजिए, संघ के पास अधिकार नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है आपको? लेकिन समाजवादी प्रजातांत्रिक दल जो है ये एक प्रगतिशील दल है। क्या है? प्रगतिशील दल है। और ये चाहता है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो, श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा वेतन मिले, उन लोगों को या आम जनता को सामाजिक सुरक्षा अधिक से अधिक प्राप्त हो, बेकारी की स्थिति में सरकार उनकी सहायता करे, रोजगार अधिक से अधिक प्रदान करे, आदि आदि का समर्थन करता है ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहता है कि जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि केंद्र स्तर पर सभी जनता को सपोर्ट कर सके केंद्र सरकार। किसमें? वेतन में, सामाजिक सुरक्षा में, बेकारी की स्थिति में, रोजगार की स्थिति में जो है केंद्र सरकार सपोर्ट कर सके। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह दल शांतिपूर्वक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके को अपनाने का समर्थक माना गया है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कृषक दल। क्या है दोस्तों? कृषक दल। कृषक दल जो है ये कृषक, श्रमिक और मध्यम वर्गीय दल के संक्षेप में कृषक दल, उसको संक्षेप में कृषक दल कहा जाता है। मतलब समझिएगा, कृषक दल, श्रमिक दल और मध्यम वर्गीय दल, इन एक समय में तीनों अलग अलग थे, लेकिन एक समय के बाद में इन तीनों को एक साथ मिला करके अब कृषक दल ही इसको कहा जाता है। 1918 में उदार दल के विघटित होने पर इस दल का जन्म हुआ था और यह स्विट्जरलैंड के छोटे दलों में सबसे प्रमुख है। इसका प्रधान ध्येय, मतलब इसका जो उद्देश्य है वो किसान, कारीगर और मध्यम वर्गीय जनता की दशा में सुधार करना है, सुधार लाना है। ठीक है ना? कहां से इसका जन्म कहां से हुआ था? तो याद रखिएगा, उदार दल के विघटन से। कब? 1918 में जब उदार दल का फिर से विघटन हुआ तो इस दल का जन्म हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहा? तो उद्देश्य रहा है मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति में सुधार लाना, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक प्रकार की स्थिति में। चलिए, इसके बाद में साम्यवादी दल नेक्स्ट दल है आपका। साम्यवादी दल का वर्तमान नाम जो है श्रमिक दल है। क्या है? श्रमिक दल, कृषक दल नहीं, श्रमिक दल है। साम्यवादी दल का वर्तमान नाम, ध्यान सुनिएगा, श्रमिक दल का इससे मतलब बाद में नाम परिवर्तित होकर श्रमिक दल पड़ा। इससे पहले जो नाम था वो साम्यवादी दल था। क्या था? साम्यवादी। यह दल अभी भी कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया है, विशेष शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है ना, यहां पर यदि आप धर्म विचारों के आधार पर, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर, लिंग, किसी भी भेदभाव के आधार पर यदि किसी दल का निर्माण करते हैं, संगठन करते हैं, तो वो दल इतना सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान स्थितियां बदल चुकी है। यहां जनता विकास चाहती है ना, सर्वांगीण विकास चाहती है। जबकि जो साम्यवादी दल है, चूंकि साम्यवादी भावना पर इसका निर्माण हुआ, इसलिए ये आज तक कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया। इस दल पर 1936 और 1940 में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, हालांकि 1945 में इस प्रतिबंध को हटा भी दिया गया। इसकी जो नीति है वो पुरातन साम्यवाद पर आधारित है। किस पर? पुरातन साम्यवाद पर, प्राचीन साम्यवाद पर इसकी नीति आधारित है। ये साम्यवाद की बात करता है। ठीक है, इसलिए इसे विशेष समर्थन नहीं मिल पाया। इस दल की जो मुख्य नीतियां है वो बड़े व्यापारों का केंद्रीकरण है,
वृद्धावस्था बीमा है, स्त्री मताधिकार है और सप्ताह में 40 घंटे कार्य आदि आदि जो है ये अपनी मांग रखता है। इसको विशेष समाज के विशेष दलों को समाज के विशेष वर्गों के द्वारा इसको सपोर्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा उदारवादी दल की अगर बात करें, लिबरल पार्टी जो है, तो उदारवादी दल भी स्विस राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने 1847 में क्रांतिकारी दल के साथ संविधान के श्री गणेश के समय शासन संभाला था। ठीक है, शासन व्यवस्था को संभाला था। किसके साथ संभाला था इसने? क्रांतिकारी दल के साथ। तो उस समय क्रांतिकारी दल और उदारवादी दल दोनों की सरकार हुआ करती थी जब संविधान बनके तैयार ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इस दल की शक्ति में जो है कमी आती गई और आज ये पूरी तरह शक्तिहीन हो चुका है। ये दल परंपरागत उदारवाद और अहस्तक्षेप नीति का पोषक है और समाजवाद तथा प्रत्यक्ष संघीय करों का विरोधी है। क्या कहा जा रहा है? परंपरागत उदारवाद का विरोध करता है, साथ माफ कीजिएगा सपोर्ट करता है ना। इसके अलावा अहस्तक्षेप की नीति का मतलब कि केंद्र सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो कैंटनों में हस्तक्षेप करे। ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ये जो गलत है वो गलत है। इसी कारण से कुछ राजनीतिक दल जो है अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं कर पाए हैं समय के अनुसार, इसीलिए वो अपना महत्व धीरे धीरे खोते चले गए। अंतिम रूप से बात करें तो एक और राजनीतिक दल देखने को मिलता है स्वतंत्र दल के नाम से, इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से। 1935 में स्थापित यह दल आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप का विरोधी व उपभोक्ताओं के हितों का समर्थक है। सीधी सी बात है, इसको भी कोई विशेष महत्व प्राप्त नहीं हुआ है ना। कोडिंग्स के मतानुसार स्वतंत्र दल अपनी राजनीतिक शक्ति की दुर्बलता को अपनी भाषण पटुता द्वारा कम कर लेता है। मतलब सिर्फ भाषणों का दल है, ये भाषण अच्छे देते हैं, बाकी कार्य जो है इसकी कोई विशेष नहीं है। हस्तक्षेप की नीति का पूरी तरह ये विरोध करता है और बिना हस्तक्षेप के कोई भी शासन व्यवस्था को चलाना आई थिंक आज के जमाने में संभव नहीं है। हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक था आज का सेशन आपका और उम्मीद करता हूं आपको तीनों ही पक्ष जो है अच्छे से समझ आए होंगे। सबसे पहले हमने बात की स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की विशेषताओं पर, उसके बाद में हमने बात की स्विट्जरलैंड में दलीय दलों के निर्माण या संगठन की, और लास्ट में पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत हमने बात की स्विट्जरलैंड में विभिन्न दलीय राजनीतिक दलों पर। ठीक है, और राजनीतिक दलों के अंतर्गत हमने 7 राजनीतिक दलों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूं सारे दलों का जो फंडे थे, उद्देश्य थे, वो आपको समझ आए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध हूं आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए। यदि अभी भी समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल जैसे क्लास में ऑफलाइन में दोबारा टीचर समझा देता है, उसी प्रकार से मैं भी यदि कोई डाउट रहा होगा तो अगले सेशन में मैं उसको क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आपकी कमेंट आना जरूरी है, तभी मुझे पता चलेगा कि कहां पर आपको डाउट जा रहा है। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, यदि कोई डाउट नहीं आता है, क्लास इसी प्रकार से स्मूथ चल रही है, तो नेक्स्ट सेशन होगा लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। जी हाँ, दुनिया का एक अजूबा कहा जा सकता है, जहां स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को की प्रणाली संचालित आज भी की जा रही है। तो उसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम कल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर रिमेंबर करवा दूं, सेशन की पीडीएफ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप चाहे तो डाउनलोड करके और अपनी स्टडी को बेहतर और आसान बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की ही पीडीएफ है, बल्कि सभी लेक्चरों की लेक्चर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक की पीडीएफ आपको जो है हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म पर मिलेगी इन द सेंस कि प्रत्येक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की पीडीएफ होती है। कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर आना पड़ेगा, जहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ और कंप्लीट लेक्चरों की लिंक जो है आपको सेंड कर दी जाती है। ठीक है ना? सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि क्लासेस अच्छी लग रही है तो बोल रहा हूं मैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू क्लासेस मेरी मिलती रहे, आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है मेरे साथ कंप्लीट हो जाए पूरी तरह, क्योंकि मैं पढ़ता ही चैप्टर वाइज चैप्टर हूं, कोई भी चैप्टर बीच में छोड़ता नहीं हूं, मेरी एक आदत है। जो भी पढ़ाऊंगा शुरू से पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक भी टॉपिक बीच में छूटेगा नहीं। मायने नहीं रखता है कि कोई भी सब्जेक्ट 15 लेक्चर में कंप्लीट होता है, 20 में होता है या 50 में होता, कोई मायने, वहां के टॉपिक मायने रखते हैं, है ना। अन्य यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म है वहां की तरह मैं यहाँ पर इस प्रकार से कोई शॉर्ट वीडियो लेकर के नहीं आ रहा हूँ, और ना ही मैं कुछ इस प्रकार से प्लान करके आता हूँ कि यार टॉपिक है चलिए छोड़ 15-20 मिनट निपटा कर बाहर निकलो, क्या करना अपन को। नहीं दोस्तों, पूरी जिम्मेदारी के साथ में आप लोगों के साथ आता हूँ यहाँ पढ़ाने आप लोगों को, ताकि आप लोग अपनी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके,
अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सीरियसली होकर के पढ़िएगा। जब भी मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म पर आते हो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो समय को मत देखिएगा, समय ज्यादा संभवतः लगेगा, लेकिन आप बेहतर तरीके से टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझ करके जाएंगे, जो जिंदगी भर आपके दिमाग में चलेगा और जिंदगी भर आपको सपोर्ट करेगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।